ओके, सो वेलकम बैक अगेन गाइज। तो अब आज जो है बहुत दिनों के बाद मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया है। एक्चुअली काफ़ी टाइम हो गया जो मैंने पिछला वीडियो जो अपलोड किया था उससे और आज के जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उसके बीच में। तो इसका मेन रीज़न है कि अभी मेरा जो इंजीनियरिंग का भी फाइनल ईयर चल रहा है, तो इसमें भी काफ़ी सारे मुझे टास्क वगैरह हैं, काफ़ी काम करने हैं। ठीक है, तो जैसे कि अभी प्लेसमेंट वगैरह हैं, फिर हमारी क्लासेस भी ऑनलाइन चलती हैं। उसके बाद से जो है हमारा कुछ प्रोजेक्ट वगैरह है, तो इस तरह से ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो अभी कुछ चीज़ें मैनेज करने के बाद से कुछ टाइम मैं निकाल करके आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो अभी आप लोग का भी एग्ज़ाम्स जो है काफ़ी करीब हैं, जल्दी आने वाले हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो भी मैथ के क्लास 10th के यूपी बोर्ड के जो भी मैथ के क्वेश्चंस हैं उनको मैं काफ़ी अच्छे से आपको यहाँ पर करा सकूँ। ठीक है, और मैं ट्राई करूंगा कि अधिक से अधिक वीडियोज यहाँ पर अपलोड हो जाएँ। तो और एक चीज़ ये है कि अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं, जो वीडियोज़ देख रहे हैं, ठीक है, और आप क्लास 10th या फिर 11th-12th में पढ़ रहे हैं, तो आप जो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको सवाल को ये नहीं बताऊँगा सॉल्व करना। ठीक है, सिर्फ इतना नहीं बताऊंगा, आपको ये भी बताऊंगा कि किसी और भी सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो मैथ के आज के क्वेश्चन जो डिस्कस करूंगा वो होगा काका सन्स पब्लिकेशन की बुक है। ठीक है, तो इसमें जो है हमारा अभी चैप्टर है जो प्रश्नावली 1.2 1.2 है, इसमें अति लघुत्तरी प्रश्न है। ठीक है, उसका प्रश्न संख्या 1 जो अभी मैं स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि परिमेय व्यंजक, और परिमेय व्यंजक दिया है x प्लस x धन 3 एक कोष्टक में, दूसरे में है x ऋण 2 दूसरे कोष्टक में, और बटा में है क्या x धन 1 है, अपने निम्नतम पदों में है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, जब भी कोई भी सवाल दिया रहेगा तो आपको उस सवाल को पढ़ना है जब तक कि आपको पूरा सवाल अच्छे से समझ में ना जाए, सवाल समझ में ना जाए। ठीक है, जब आपको सवाल समझ में आ जाएगा तब आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि जो भी आपका परिमेय व्यंजक है वो अपने निम्नतम पदों में है, यही आपको दिखाना है, सिद्ध करना है। तो अब हम बात करते हैं कि जो भी परिमेय व्यंजक होता है वो निम्नतम पद में कब होगा। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पर देखिए अंश में क्या है, एक कोष्टक में है x धन 3 और दूसरे x ऋण 2, और हर में क्या है x धन 1 है। तो कोई भी परिमेय व्यंजक हम अपने निम्नतम पद में तब होता है जब उसका अंश और हर, ठीक है, अंश और हर को गुणनखंड कर लें अलग अलग। ठीक है, यानी कि अंश में अगर यहाँ पर सब कुछ मान लीजिए कि यहाँ पर कोई जो है एक एक्सप्रेशन, यानी एक्सप्रेशन को हिंदी में बोलते हैं कि व्यंजक। ठीक है, तो अगर यहाँ पर कोई व्यंजक दिया तो उसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। जैसे गुणनखंड करने पर इस तरह से आएगा x धन 3 और दूसरे कोष्टक में x ऋण 2, और वैसे ही अगर हर में कुछ दिया रहेगा तो उसको हम क्या करेंगे, उसका भी हम गुणनखंड कर लेंगे। जब गुणनखंड हो जाएगा तो हम उसके बाद देखेंगे कि अंश और हर, अंश ऊपर वाला होता है और हर नीचे वाला होता है। तो अंश और हर में कुछ जो है उभयनिष्ठ तो नहीं है, कॉमन तो नहीं है। अगर कुछ भी उभयनिष्ठ होगा तो हम क्या करेंगे, उसको काट देंगे। अब जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। जैसे ये है आपका एग्जांपल x धन 2 एक कोष्टक में और दूसरे में x ऋण 1, और बटा में क्या है x ऋण 1 है। तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या है, ये अपने जो है ये गुणनखंड दोनों है, अंश वाला भी गुणनखंड के रूप में है, हर वाला भी गुणनखंड के रूप में है। तो अब देखिए अब क्या करना है, जब गुणनखंड हो जाएगा तो आपको क्या चेक करना है कि दोनों में ऊपर और नीचे अलग अलग इनमें जो है कुछ उभयनिष्ठ है नहीं, तो इसमें उभयनिष्ठ है x ऋण 1 है। ठीक है, तो दोनों को काट देंगे और क्या आ जाएगा हमारा x धन 2। ये तो हो गया हमारा, ये अलग सा हमने एक एग्जांपल देख लिया। ठीक है, ऐसे ही इस वाले में हम देखेंगे, इसमें अंश और हर में कुछ उभयनिष्ठ है नहीं है, नहीं है, यानी कि हमें इसी तरह से लिखना पड़ेगा। ये जो सवाल हमारा होगा उसको हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे तर, और यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर हम लिखेंगे कि अंश और हर में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है।
हम लिख देंगे कि ये जो है परिमेय व्यंजक हमारा जो है निम्नतम पद में है। ठीक है, तो आपको कभी भी ऐसा सवाल रहेगा कि ये जो कोई भी परिमेय व्यंजक है उसको निम्नतम पद में पूछेगा है या नहीं, या फिर उसको निम्नतम पद में करना होगा, तो आपको समझ में आ गया कि क्या करना है। आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो भी अंश और हर है, अंश वाले को अलग करके उसका जो गुणनखंड कर लेना, हर वाले को अलग से गुणनखंड कर लेना, फिर इस तरह से अंश और हर को इस तरह से लिख लेना और देख लेना कि अगर कुछ भी उसमें उभयनिष्ठ रहेगा तो उसको काट देना, और उसके बाद से पूरा कटने के बाद जो भी बचेगा वो क्या रहेगा आपका, वो अपने निम्नतम पद में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आपका पहला सवाल हल हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि दूसरा सवाल हमारा क्या है। हमारा दूसरा सवाल है, ओके, तो क्या इसमें पूछा है दूसरे सवाल में, क्या ये जो हमारा एक जो बहुपद दिया है, ठीक है, बहुपद नहीं इसको परिमेय व्यंजक बोलेंगे, तो हमारा जो परिमेय व्यंजक है अपने निम्नतम पदों में ये पूछा है। ठीक है, तो सेम जो पिछला हमारा सवाल था उसी की तरह है, ये जो हमारा परिमेय व्यंजक है एक क्या निम्नतम पदों में है, यदि नहीं तो इसे निम्नतम पद में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो अगर ये निम्नतम पद में है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही लिख देंगे, लेकिन अगर निम्नतम पद में नहीं है तो इसे क्या करना है, निम्नतम पद में व्यक्त करना है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, हमें अभी कुछ नहीं पता कि निम्नतम पद में है या नहीं, हमें क्या करना है, सबसे पहले अंश वाले को लिखेंगे। तो अंश वाला क्या है, अंश हो जाएगा हमारा ये है 3 और 4 ऋण x का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसका गुणनखंड हमें करना है। अब आपका एक जो है फार्मूला यहाँ पर सूत्र हमारा काम आएगा, और वो सूत्र क्या है, ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर ये बराबर होता है एक कोष्टक में ए ऋण बी और दूसरे में ए धन बी। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा सूत्र है इसको मैंने पीछे की वीडियोज में बात की है। ठीक है, इसको मैंने बताया था कि ये कुछ जो है आपके बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हैं, तो इनको हमें याद रखना है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको अच्छे से अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका अच्छे से यूज हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे और भी कुछ वहाँ पर सूत्र थे जिनका हमें इसमें जो भी हमारे मैथ है इसमें बहुत ही जगह पर यूज होता रहता है, तो इसलिए वो हमारे जो वहाँ पर महत्वपूर्ण सूत्र थे उनको याद करना बहुत जरूरी है। तो इसी तरह से अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, इसको जब हम करेंगे इसका गुणनखंड करेंगे, तो अब देखिए ए की जगह पर क्या आ जाएगा, ए की जगह पर लिख लीजिए क्या है 4, बी की जगह पर x है, क्या हो जाएगा, आप इस तरह से लिखिए, ए की जगह पर क्या हो जाएगा 4, एक मिनट सॉरी, तो यहाँ पर देखिए अभी क्या है कि जब ए 4 ऋण x स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या लिखना है, हमें दिख रहा है कि ये जो है ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर है, ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग है। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, 4 का यहाँ पर वर्ग नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, 4 को कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा कि ए कुछ वर्ग के रूप में लिखे। हमें क्या पता है कि 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है, इसे लिखेंगे 2 का वर्ग ऋण x का वर्ग, हो गया, ये तो हमारा हो गया। और पूरे के बार क्या है, पूरे के बार हमारा है 3 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 नहीं होगी 2 होगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अब क्या होगा इसका गुणनखंड, इसका गुणनखंड हो जाएगा 3, और जैसे a और b ए वैल्यू यहाँ पर जो भी इसके मान है हमें क्या करना है, यहाँ पर रख देना है, ये जो कोष्टक के अंदर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a की वैल्यू 2 ऋण एक, b की वैल्यू x। ठीक है, अब दूसरे में क्या हो जाएगा 2 धन x हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा एक गुणनखंड हो गया अंश का। अब हमें क्या करना है, हर का करना है, तो हर वाले का करने के लिए हमें क्या लिखना है, x धन 2 का वर्ग है। ठीक है, हमें पता है कि इसका वर्ग का मतलब क्या होगा, x धन 2, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x धन 2 हो गया, यानी कि अंश और हर हमारा क्या हो गया, अब गुणनखंड के रूप में हो गया। अब क्या लिखेंगे, जो हमारा सवाल दिया है, सवाल क्या है 3 और 4 ऋण x का वर्ग और पूरे के बटा में क्या है x 2 का वर्ग है। ठीक है, और बराबर में क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पर 2 ऋण x और 2 धन x। ये कहाँ से है, ये जो हमने ऊपर अंश वाले का हमने यहाँ पर वो गुणनखंड किया था उसको मैंने लिखा है। ठीक है,
क्योंकि इसका जो हमारा गुणनखंड है ये होता है, अंश वाला जो मैंने लिखा है ये होता है, और हर वाले का ये होगा x धन 2 और फिर दूसरे कोष्टक में भी x धन 2। और आपको पता होगा कि x धन अगर 2 लिखें वो बराबर किसके होगा, 2 धन x के। ठीक है, और जस्ट मैंने पिछली वीडियो में जो हमारे इससे के पीछे वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो भी संख्या होती है उसके चिन्ह के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर x का चिन्ह क्या है, ये भी धन है, और यहाँ भी x का चिन्ह धन है, यहाँ पर 2 का चिन्ह भी धन है, तो ये क्या हो गया, दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब ये जो है इससे कट जाएगा क्योंकि ये दोनों बराबर है। ठीक है, अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आई है यहाँ पर मैंने क्या बात की है तो आप जो पिछली वीडियो जरूर देखें। ठीक है, उसमें मैंने छोटे छोटे जो है उदाहरण लिए हैं, लेकिन बहुत ही जरूरी उदाहरण लिए हैं। ठीक है, वहाँ पर बहुत ही बेसिक चीजें आपको समझ में आएंगी उसको देखने से, तो वीडियोज को जरूर देखिएगा। ठीक है, तो ये दोनों कट जाएंगे हमारे, और क्या बचेगा हमारा 3। और देखिए बाकी चीजें हमारे अब कुछ भी वैनिश नहीं है तो इसलिए कटेंगे नहीं, तो ऐसे ही रहेंगे। ये क्या हो जाएगा, 2 ऋण x हो जाएगा अंश में, और बटा में क्या हो जाएगा, हर में x धन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ये वाला भी सवाल हल हो गया, और हमारा क्या आंसर आएगा, उत्तर क्या आएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ। तो इसमें देखिए हमारा सवाल ये है, निम्नतम पद में व्यक्त करना है इसको भी। ठीक है, अभी मैंने आपको इसके बारे में वीडियो की स्टार्टिंग में सबसे अच्छे से बता दिया कि किसी भी चीज को निम्नतम पद में व्यक्त करने का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अब क्या करना है, अंश वाले को लिखना है। अंश वाला हमारा क्या हो गया, x धन 1। क्या इसका गुणनखंड कर सकते हैं, नहीं हो सकता क्योंकि ये अपने निम्नतम पद में खुद दिख रहा है, इसका कुछ भी गुणनखंड नहीं होगा। ये क्या होगा, x धन 1 ही होगा। और हर क्या है, हर है इसका x ऋण 1 है। ठीक है, अब इसका भी कुछ कर सकते हैं, नहीं, ये भी अपने निम्नतम पद में है। ठीक है, ये भी हो गया। ठीक है, यानी कि अंश और हर अपने अपने निम्नतम पद में है। ठीक है, लेकिन अभी भी हमें क्या करना है, यानी हमें गुणन, सबसे पहले क्या करना होता है, गुणनखंड करना होता है। तो इसका गुणनखंड हम कुछ नहीं कर सकते, इतना ही रहेगा, इसका गुणनखंड इतना ही रहेगा। तो अब गुणनखंड जब इतना ही रहेगा हमें क्या करना होता है, अगला जो स्टेप हमारा क्या होता है, अगला होता है कि हमें क्या करना है, दोनों में उभयनिष्ठ चेक करना है, इसमें और इसमें, अंश और हर में। तो कुछ उभयनिष्ठ है, नहीं है, यानी कि क्या होगा, ये अपने निम्नतम पद में है। ठीक है, अब हमारा अगला वाला है ये वाला सवाल। अभी देखिए ये जो 3 और 4 ऋण x स्क्वायर है, अभी मैं पीछे जस्ट इसका आपको दिखाया था, 3 4 ऋण, ये जो है 4 ऋण x स्क्वायर है, इसका मैंने गुणनखंड किया है। ठीक है, तो सेम चीज को मैं यहाँ पर यूज कर लूंगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और 2 ऋण x और दूसरे कोष्टक में 2 धन x। ठीक है, और एक चीज और है कि जब आप धीरे धीरे सवालों को ऐसे प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपका क्या होगा, कुछ टाइम बाद आपको इतना जो है ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, गुणनखंड करने के लिए किसी भी चीज का आप सिर्फ देख करके, बहुत से ऐसे बहुपद होंगे जिनको आप देख करके उनका गुणनखंड कर लोगे। ठीक है, जैसे मैंने अभी इसका कर दिया है। ठीक है, तो ऐसे आप भी कर सकते हो। और हर में क्या है, हर में देखिए आपका x धन 2, और इसका क्या आप हम कुछ गुणनखंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये इतना ही रहेगा गुणनखंड। ठीक है, तो हमें इसका कुछ नहीं करना। तो अब क्या करना है, अब सीधे लिखना है, बराबर लिखेंगे, और क्या हो जाएगा 3 और ऊपर हो जाएगा 2 ऋण x हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 2 धन x हो जाएगा, और पूरे के बटा में क्या हो जाएगा, x धन 2 हो जाएगा। इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, देखिए अब आपको जब गुणनखंड हो गया तो अगला स्टेप क्या है कि आपको चेक करना कुछ भी उभयनिष्ठ है या नहीं है। हम चेक करेंगे, इसमें देखिए अब आपको ऐसा देखने पर नहीं लगेगा कुछ उभयनिष्ठ है नहीं। हमें एक चीज और पता होना चाहिए कि ये जो है 2 धन x जो है बराबर किसके है, x धन 2 के। ठीक है, ये धन b किसके बराबर है, b धन a के है।
लेकिन ए रीड बी बराबर बी रीड ए, ये नहीं बोल सकते। ठीक है, ये हमारा नॉट इक्वल होगा। ये कौन सा चिन्ह होता है, कौन सा चिन्ह होता है? ये होता है हमारा नॉट इक्वल का, मतलब कि बराबर नहीं। पढ़ते क्या है? नॉट इक्वल। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं? इक्वल। ठीक है, इक्वल मतलब बराबर और नॉट इक्वल मतलब नहीं बराबर। तो ये जो है इसके बराबर नहीं है। ठीक है, इतना पता हो गया। क्यों नहीं बराबर है? क्योंकि देखिए ए का चिन्ह क्या है? धन है। यहाँ पर ए का चिन्ह क्या आ रहा है? ऋण आ रहा है। मैं आपको और अच्छे से बता देता हूँ। अभी आप देखिए यहाँ पर जो है ए का चिन्ह क्या है? धन। यहाँ पर चिन्ह धन है। और जब भी कोई ऐसी संख्या होती है जब उसका चिन्ह हमें नहीं दिखाई देता है तो हम उसका चिन्ह क्या मानते हैं? धन मानते हैं। वो उसके आगे छिपा होता है। और किसी भी संख्या का जो चिन्ह होता है वो कहाँ होता है? उसके आगे होता है। ठीक है, तो ए का चिन्ह है धन, बी का चिन्ह है ऋण, क्योंकि इसके सामने है ऋण। यहाँ पर बी का चिन्ह क्या है? यहाँ पर बी का चिन्ह ऋण है, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर धन है और यहाँ पर ऋण है। ठीक है, यहाँ पर ऋण होने की वजह से, यहाँ पर धन होने की वजह से ये बराबर नहीं हो रहा है। और यहाँ पर भी क्या है? आपका ए का चिन्ह धन हो रहा है और यहाँ पर ए का चिन्ह ऋण हो रहा है। तो यानी कि अलग अलग चिन्ह आ रहे हैं, तो इसलिए बराबर नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए ए का चिन्ह भी धन है, यहाँ भी ए का चिन्ह धन है। ठीक है, ए का चिन्ह दोनों जगह धन, बी का चिन्ह धन है और इस वाले बी का भी चिन्ह धन है। ठीक है, तो हमेशा जब भी कोई भी संख्या होती है उसके सामने अगर कुछ भी चिन्ह नहीं दिया है हम क्या मानते हैं? उस संख्या का चिन्ह धन है। ठीक है, और उसके सामने है। ठीक, तो अब इस तरह से x धन 2 जो है 2 धन x से कट जाएगा और हमारा क्या आ जाएगा? 3 2 ऋण x और बटा में क्या होगा? 1 होगा। और 1 का मतलब कुछ नहीं। ठीक है, कुछ नहीं का मतलब जैसे भाग देंगे तो कितना आएगा? उतना ही आएगा। ठीक है, तो x 2 ऋण x। ठीक है, 3 2 ऋण x। अब जैसे हम मान लीजिए कि 5 होता है, 5 बटा 1 है, हम भाग देंगे का तो कितना आएगा? 5 आएगा। ऐसे ही इसमें जब हम 1 से भाग देंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, अब आशा करता हूँ कि ये भी सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले सवाल की तरफ। तो अगला वाला हमारा सवाल है, इसमें भी हमें जो है निम्नतम परिमेय रूप में इसको लिखना है। ठीक है, ये जो हमारा जो भी यहाँ पर परिमेय व्यंजक दिया है इसको क्या करना है? हमें निम्नतम परिमेय रूप में लिखना है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? देखिए, पहला स्टेप क्या है कि जो भी आपका अंश दिया है उसको आपको क्या करना है? गुणनखंड करना है और हर का भी गुणनखंड करना है। अंश क्या है? x स्क्वायर ऋण 4 है। अब देखिए यहाँ पर कौन सा सूत्र यूज होगा? यहाँ पर भी यूज होगा भी a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर। तो आप बोलोगे यहाँ पर b का स्क्वायर कहीं नहीं दिख रहा, a का तो स्क्वायर दिख रहा है लेकिन b का नहीं, तो इसको हम बना लेंगे b का स्क्वायर। x स्क्वायर ऋण a का स्क्वायर। ठीक है, कभी कभी आपको सवाल में पूरा एकदम डायरेक्ट नहीं दिखेगा, आपको क्या करना होता है? वैसे जो है बनाना पड़ता है। तो इस तरह से बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या है? a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर है। इसका हमें सूत्र पता क्या होता है? a ऋण b एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में a b। इतना पता है आपको। ये हमने अभी सूत्र देखा भी है, जस्ट जो है 2 सवाल हमने इस पे किए अभी। ठीक है, इस वाले सूत्र को आप अच्छे से पहले याद कर लीजिएगा। ठीक है, और मैं यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन जो यहाँ पर जो भी लिख रहा हूँ इसका मैं ये मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो आप इस चीज़ की चिंता ना करें कि आपको कैसे जो मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अब इसको क्या करना है? इसको हमें गुणनखंड करना है। तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 एक कोष्टक में और दूसरे में क्या हो जाएगा? x धन 2 हो जाएगा। ये हो गया हमारा पूरा गुणनखंड हो गया। अब हर का गुणनखंड करना है, हर का भी कर लेते हैं। एक x का घात है और 8 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक और सूत्र यूज होगा, और वो सूत्र क्या है? वो सूत्र हमारा है 1
घन ऋण b का घन। और ये भी सूत्र मैंने आपको बताया था क्या, अगर आपको याद है तो एक बार आप रिवाइज कर लीजिए अपने मन में। वो क्या होता है, a ऋण b, और दूसरे कोष्टक में क्या होगा, a स्क्वायर ऋण a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन ab। ठीक है, एक सूत्र है। अब एक दूसरा भी सूत्र होता है इसी तरह का, वो होता है a क्यूब धन b क्यूब। क्यूब का मतलब क्या होता है, घन होता है। ठीक है, तो क्यूब जो होता है वो इंग्लिश वर्ड है और घन हिंदी है उसका। अभी इसका क्या होगा, a धन b एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर धन b स्क्वायर ऋण ab होगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। देखिए अब ये जो हमें है क्या करना है, दोनों सूत्र को अच्छे याद कर लेना है। क्यों याद करना है, क्योंकि आगे भी इसकी जरूरत पड़ेगा। हमें इसी सवाल से नहीं मतलब है, हमें क्या मतलब है, आगे अब सवाल ऐसे हैं तो हमें कि जो हमें सूत्र याद नहीं है। ठीक है, तो अब इसका क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे पहले जो है a के घाते 3 ऋण b के घाते 3 के जो है फॉर्म में इसको बदलेंगे, इसके रूप में बदलेंगे। तो हमें क्या होगा, x घाते 3 ऋण 2 के घाते 3, क्योंकि 2 का जो घनत्व कितना होता है, 8 होता है। अब क्या हो जाएगा इसका, लिखिए, देखिए यहाँ पर, और इसके हिसाब से यहाँ पर लिखिए क्या हो जाएगा, x ऋण 2 और दूसरे कोष्टक में स्क्वायर और यहाँ पर 4 2x, इतना हो जाएगा। देखिए ये जो हमारा होता है ना, ये जो हम गुणनखंड करते हैं अपने निम्नतम रूप में आए। ठीक है, अब इसका गुणनखंड नहीं हो सकता, कि हो सकता है, इसको भी हम देखेंगे। लेकिन ये जो है आपका ये इतना वाला ये नहीं हो सकता, लेकिन ये जो दूसरा वाला आपका आ रहा है इसका हमें फिर चेक करना पड़ेगा, ये गुणनखंड इसका हो सकता है नहीं हो सकता है। इसको हम चेक करने के लिए अब क्या करेंगे, अब आप देखिए, अब इसको भी हम लिखेंगे फिर, ये हमारा हो जाएगा x के घाते 2, फिर क्या होगा, धन 4 धन 2x। ठीक है, आपको पता है कि इस तरह का जब हम गुणनखंड हमारे पास होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, इसको अच्छे से जो हमारा एक वो वाला रूप होता है उसके रूप में लिख लेंगे, तो हो जाएगा 2x धन 4। अब क्या करना होता है, हमें 4 का जो है से गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 से कट 2 आएगा और फिर 2 से कट जाएगा और कितना आएगा। तो हमें क्या करना होता है, हमें जो है चेक करना होता है कि यहाँ पर जो भी संख्या है, ठीक है, इसका और यहाँ पर जो संख्या है, यहाँ पर कौन सी संख्या है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो इन दोनों का जब गुणा कर लेते हैं तो उसका गुणनखंड हमें करते हैं, तो 4 आएगा, 4 का गुणनखंड करेंगे तो एक 2 आएगा और 2 आएगा, ये जो है गुणनखंड हो गया 2 गुणे 2। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है कि चेक करना होता है कि यहाँ पर जो कौन सा चिन्ह है, अगर यहाँ पर धन होगा, ऐसी कौन सी 2 संख्या होगी इनमें से, ये जो है 2 और ये वाला जो 2 है और ये जो 1 है 1, इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जिसका हम यूज करके, और अगर यहाँ पर धन है तो क्या करेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो संख्या है वो हमें मिल जाएगी। अगर यहीं पर मान लीजिए कि जो हमारा धन दिख रहा है यहाँ पर होता है ऋण, तो हमें क्या करना पड़ता है, ये जो संख्या है 3 संख्या 2 2 और 1, इनमें से हमें चेक करना पड़ता कि कौन सी संख्या है जिनको हम लेंगे और घटाएंगे, हमारा यहाँ पर बचेगा 2। ठीक है, यहाँ पर जो है वो आ जाएगा। अब हम चेक करेंगे, यहाँ पर क्या है 2 2 और, तो इसको लिखेंगे 4 बराबर 2 गुणे 2 1। ठीक है, क्या होगा, यहाँ पर देखिए, अगर हम लेते हैं कि 2, ये वाला एक 2 लेते हैं और इनको लेते हैं तो क्या होगा, 2 और 2 हो जाएगा, तो
जोड़ेंगे क्योंकि धन चिन्ह है तो जोड़ेंगे तो 2 नहीं आएगा, 4 आ जाएगा। ये वाला हमारा जो कॉम्बिनेशन है ये नहीं होगा। अगर मान लेते हैं कि 2 और ये 2 लेते हैं और इसको 1 को लेते हैं तो 4 और 1 भी जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और हमें क्या चाहिए 2। कोई भी हमारा कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, ठीक है। इस तरह से हम देखेंगे कि हमारा कोई भी यहाँ पर कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। तो हमें क्या पता चल रहा है कि इसका गुणनखंड नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो है हमारा इसका गुणनखंड नहीं हो सकता, लेकिन हमें एक बार चेक करना जरूरी है कि कहीं ये जो है इसका गुणनखंड कुछ हो सकता है नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमने इसलिए इसको चेक किया था। तो हमारा फाइनल जो है गुणनखंड इसका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा इतना, यही रहेगा जो हमें यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। हमारा फाइनल गुणनखंड इसका हो जाएगा। अब हमें क्या है, हमें जो अंश और हर को जैसे दिया उसको लिख लेना है। तो हमारा क्या है, x की घात 4 बटा में क्या है, x की घात में 8 है। अब यहाँ पर लिख लेंगे हम, क्या आएगा ऊपर, और दूसरे कोष्टक में क्या है, धन 2 है, और पूरे बटा में क्या है, पूरे के बटा में है x, ये कोष्टक बंद, और कोष्टक में हमारा x का घात 2 धन 4 2x, ठीक है। अब इनमें क्या कौन सा कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, बाकी नहीं। तो बस जो बाकी बचा हुआ हमारा क्या हो जाएगा, न्यूनतम रूप में हो जाएगा, और होगा x धन 2 और पूरे के बटा में x स्क्वायर, x घात 2 धन 2x, ठीक है। ये हमारा इतना हो जाएगा, निम्नतम रूप में हो जाएगा। तो ये वाला सवाल आपको बहुत कुछ इसमें आपको सीखने को मिला होगा, ठीक है। एक तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो आपको याद करना है, इसमें और 2 और फॉर्मूले होता है, 2 फॉर्मूले हो गए। उसका से गुणनखंड करने के लिए फिर मैंने बताया कि और गुणनखंड कैसे 2 घात का ऐसे करते हैं, ठीक है। वैसे तो मैंने 2 घात का गुणनखंड करना होता है, उसको मैंने पीछे की वीडियोज में बहुत ही अच्छे से बताया है, लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जल्दी में बताया कि अगर आपको पता है लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत भूल रहे हैं तो आपको यहाँ पर चीजें याद आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि इसका गुणनखंड कैसे करते हैं, और इसका जो गुणनखंड हमारे यहाँ पर नहीं हो पाएगा, ये जो दूसरा वाला कोष्टक में, ठीक है। तो हमारा एक जो भी इतना बचा है ये जो हमारा इसका गुणनखंड हो गया, ठीक है। तो अब इसको हम लिख लिए, हमारा हो गया इतना। तो ये वाला हमारे सवाल का इतना हो जाएगा, ठीक है। तो अभी वीडियो जो है काफी लंबी हो चुकी है, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं अभी के लिए इतना ही करता हूँ, और अगली वीडियो में हम और भी सवालों को देखेंगे, ऐसे ही देखेंगे, अच्छे से आराम आराम से देखेंगे, ठीक है। कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से देखेंगे, जो भी हमारे कॉन्सेप्ट है उनको अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। तो अब मैं आशा करता हूं कि आपको जो भी मैंने सवाल यहाँ पर 5 सवाल कराए हैं वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए, ठीक है, और बहुत कुछ आपको इसमें सीखने को मिला होगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और वीडियो को जो है लाइक भी कर देना, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। ओके, सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।